8 नवंबर 2010 को पुलिस को एक कॉल आती है। दूसरी तरफ एक लड़की की रोती हुई आवाज सुनाई देती है। वो पैनिक कर रही थी, उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थीं और वो मुश्किल से बोल पा रही थी। उसने ऑपरेटर को बताया कि कुछ आर्म्ड मैन उसके घर में घुस गए हैं। उन्होंने उसके पेरेंट्स को कर दिया है और वो खुद बंधी हुई है। ये कॉल 8 नवंबर 2010 की रात कनाडा के मार्खम ओंटारियो से आई थी और उस लड़की का नाम था जेनिफर पेन। कॉल मिलते ही पुलिस और पैरामेडिक्स इमीडिएटली पेन फैमिली के घर की तरफ भेजे गए। जब ऑफिसर्स वहां पहुंचे तो घर का मंजर बिल्कुल हॉरिफाइंग था। बाहर से सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन अंदर का मंजर कुछ और ही कहानी सुना रहा था। रूम्स बिखरे हुए थे, दरवाजे खुले हुए थे और घर ऐसा लग रहा था जैसे कोई वायलेंट रॉबरी हुई हो। और फिर ऑफिसर्स बेसमेंट की तरफ गए और वहां जो उन्होंने देखा उसने सबको हिला कर रख दिया। बेसमेंट खून से भरा हुआ था। जेनिफर की मदर बेच हापेन जमीन पर पड़ी हुई थी और चुकी थी। उसके फादर ह्यून हान पेन मल्टीपल गन शॉट्स और बहुत सारी इंजरीज के साथ जमीन पर पड़े हुए थे, लेकिन वो जिंदा थे। उनकी हालत बहुत क्रिटिकल थी, तो इसलिए पैरामेडिक्स ने उन्हें फौरन हॉस्पिटल शिफ्ट किया। ऊपर जेनिफर मिली। वो इमोशनल और टेरिफाइड लग रही थी। उसने पुलिस को बताया कि 3 आदमी उनके घर में घुसे थे। उन्होंने पैसे मांगे और उसके पेरेंट्स को नीचे ले गए और फिर मार दी। जेनिफर ने ये भी बताया कि अटैकर्स ने उसके हाथ बांध दिए थे, लेकिन किसी तरह वो 199 डायल करने में कामयाब हो गई। उस वक्त सबको जेनिफर पर तरस आ रहा था। मीडिया भी उसे एक ट्रॉमेटाइज्ड डॉटर के तौर पर दिखा रही थी, एक यंग लड़की जिसने अपनी माँ को खो दिया और अपने फादर को ऑलमोस्ट हुआ देखा था। नेबर्स और रिलेटिव्स भी उसके लिए सिंपैथी फील कर रहे थे। बाहर से देखा जाए तो जेनिफर बिल्कुल इनोसेंट और ब्रोकन लग रही थी। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि कुछ हफ्तों बाद पुलिस का शक इसी लड़की पर चला जाएगा। शुरू में पुलिस को भी लगा था कि ये एक सिंपल होम इन्वेजन रॉबरी है। पेन फैमिली फाइनेंशियली स्टेबल थी, अच्छा घर था और नेबरहुड भी बहुत वेल्दी था। इन्वेस्टिगेटर्स ने पहले यही अज्यूम किया कि शायद क्राइम पैसों के लिए ही हुआ था, लेकिन इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे आगे बढ़ी वैसे वैसे कुछ अजीब चीजें सामने आने लगी। सबसे पहली स्ट्रेंज बात ये थी कि घर की कई एक्सपेंसिव चीजें अनटच थी। अगर अटैकर्स रॉबरी के लिए आए थे तो फिर वो वैल्यूएबल्स क्यों छोड़ गए? और दूसरी बात ये थी कि जेनिफर को बिल्कुल भी सीरियस इंजरी नहीं हुई थी, ना उसे ना उसे बेसमेंट में ले जाया गया। और एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टिगेटर्स के लिए ये एक बहुत अनयूजुअल बात थी, क्योंकि उनका मानना था कि ऐसे केसेस में अटैकर्स जनरली आई विटनेस नहीं छोड़ते, और स्पेशली जब उन्होंने ऑलरेडी कर दिया हो। और अब इन्वेस्टिगेटर्स जेनिफर की 199 पे की हुई कॉल को रिपीटेडली एनालाइज कर रहे थे। ऑडियो एक्सपर्ट और डिटेक्टिव उसकी टोन, पॉजेस और वर्डिंग को केयरफुली सुन रहे थे। कॉल में जेनिफर पैनिक लग रही थी, लेकिन कुछ ऑफिसर्स को उसका रिएक्शन काफी स्ट्रेंज और कंट्रोल्ड फील हुआ, लेकिन कुछ मोमेंट पे उसकी आवाज बिल्कुल स्टेडी हो जाती थी। इन्वेस्टिगेटर्स ने नोटिस किया कि वो रिपीटेडली कुछ स्पेसिफिक लाइंस यूज कर रही थी, जैसे कोई स्टोरी सुना रही हो। इस दौरान मीडिया कंटिन्यूसली जेनिफर को सिंपैथेटिक विक्टिम के तौर पर प्रेजेंट कर रहा था। सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे थे कि बेचारी जेनिफर ने एक ही रात में अपना सब कुछ खो दिया। किसी को अंदाजा नहीं था कि पुलिस ऑलरेडी जेनिफर के अगेंस्ट एविडेंस बिल्ड कर रही है। इन्वेस्टिगेटर्स के लिए ये केस हर गुजरते दिन के साथ और भी ज्यादा सस्पिशियस होता जा रहा था। और इन्हीं दिनों जेनिफर के फादर हान पेन को होश आ गया था, और हान पेन के स्टेटमेंट ने इस पूरे केस को ही उल्टा कर रख दिया था। उन्होंने पुलिस को बताया कि उन्होंने बेहोश होने से पहले जेनिफर को अटैकर्स में से एक आदमी से बहुत फ्रेंडली बात करते हुए देखा था। और अब पुलिस ने जेनिफर का
फोन, रिकॉर्ड्स और मैसेजेस निकलवाए और यहाँ से केस ने एक और डार्क टर्न लेना स्टार्ट किया। इन्वेस्टिगेटर्स ने डिस्कवर किया कि मर्डर वाली रात जेनिफर और उसका एक्स बॉयफ्रेंड डैनियल वोंग के दरमियान अनयूजुअल अमाउंट में कम्युनिकेशन हुई थी। सिर्फ कुछ घंटों में 100 से भी ज्यादा मैसेजेस एक्सचेंज हुए थे और टाइमिंग भी बहुत अजीब थी। मैसेजेस अटैक से पहले और अटैक के दरमियान भी हो रहे थे और यहीं से पुलिस को ऑलमोस्ट कंफर्म हो गया था कि ये कोई रैंडम रॉबरी नहीं थी, ये केयरफुल प्लान्ड अटैक था। अब डिटेक्टिव्स ने अपना पूरा फोकस डैनियल वोंग और जेनिफर के रिलेशनशिप पर कर दिया। पहले डैनियल सिर्फ एक एक्स बॉयफ्रेंड लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन डीपर होती गई पुलिस को उसके क्रिमिनल कनेक्शंस के बारे में पता चलने स्टार्ट हुआ। डैनियल का नाम डायरेक्टली कुछ ऐसे लोगों से कनेक्ट हो रहा था जो वायलेंट क्राइम और इनलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते थे। अब पुलिस ने जेनिफर और डैनियल के टेक्स्ट को डिटेल में स्टडी करना स्टार्ट किया। हर मैसेज की टाइमिंग, वर्डिंग और कॉन्टेक्स्ट एनालाइज किया। इन्वेस्टिगेटर्स को ये भी नोटिस हुआ कि मर्डर वाली रात जेनिफर अननेसेसरी तरीके से बहुत काम थी। अटैक से कुछ देर पहले तक वो मैसेज एक्सचेंज कर रही थी और फिर सडनली उसने कन्वर्सेशन स्टॉप कर दी जब अटैकर्स घर में एंटर हुए। और ये बात डिटेक्टिव्स को बिल्कुल भी कोइंसिडेंस नहीं लग रही थी और अब पुलिस को समझ आ गया था कि ये शायद पूरा ऑपरेशन एक सिग्नल के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट हुआ था। और सबसे सच बात ये थी अटैकर्स डायरेक्टली घर के अंदर एंटर हुए थे, जैसे उन्हें ऑलरेडी पता हो कि फ्रंट डोर अनलॉक्ड होगा, क्योंकि ना ही कोई फोर्स एंट्री के साइन, ना ही कोई ब्रोकन विंडो और ना ही कोई डैमेज लॉक। ये डिटेल्स इन्वेस्टिगेटर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी और डिटेक्टिव ने फिर जेनिफर के सेकंड और थर्ड इंटरव्यू की फुटेज दोबारा रिव्यू किया। जब भी उससे स्पेसिफिक टाइमिंग या डैनियल वोंग के बारे में पूछा जाता तो वो विजिबली अनकंफर्टेबल हो जाती, कभी पॉज ले लेती तो कभी क्वेश्चन को ही नजरअंदाज कर देती और कभी आंसर को फजूल में कॉम्प्लिकेटेड बना देती। पुलिस ऑफिसर्स का मानना था कि जेनिफर एक स्टोरी फॉलो कर रही है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी जितना ज्यादा वो बोलती उतना ही ज्यादा लूप होल्स क्रिएट हो जाते। इस दौरान हान पेन हॉस्पिटल में रिकवर हो रहे थे। मल्टीपल सर्जरीज और ट्रॉमे के बावजूद वो स्लोली स्टेबल हो रहे थे। पुलिस बार बार उनका स्टेटमेंट वेरीफाई कर रही थी और हान पेन हर बार एक ही बात रिपीट करते कि उन्होंने बेहोश होने से पहले जेनिफर को अटैकर से बहुत फ्रेंडली बात करते हुए देखा था। और ये स्टेटमेंट प्रोसिक्यूशन के लिए बहुत पावरफुल थी। और फिर इन्वेस्टिगेशन ने एक और बड़ा टर्न लिया जब पुलिस ने डैनियल के फोन रिकॉर्ड्स और कॉन्टैक्ट ट्रैक किए और वहां से डिटेक्टिव्स एक नए नाम तक पहुंचे, लैनफोर्ड रॉय क्रॉफोर्ड। क्रॉफोर्ड का क्रिमिनल बैकग्राउंड था और इन्वेस्टिगेटर्स को शक था कि वो मिडिल मैन का रोल प्ले कर रहा था। क्रॉफोर्ड से इन्वेस्टिगेशन एरिक कर्डी तक पहुंची, जिसे स्नाइपर के नाम से भी जाना जाता था। और फिर एक और नाम सामने आया, डेविड माइलवागानम। पुलिस का मानना था कि ये लोग किसी न किसी लेवल पर अटैक में इन्वॉल्व थे और अब इन्वेस्टिगेटर्स ऑफिशियली मल्टीपल सस्पेक्ट तक एक्सपेंड हो चुके थे। डिटेक्टिव्स ने सीसीटीवी फुटेज चेक करना स्टार्ट कर दी थी और सस्पेक्ट की मूवमेंट को भी मैप किया जा रहा था और धीरे धीरे हर चीज क्लियर हो गई। इन्वेस्टिगेटर्स को ये भी पता चला कि जेनिफर ने अपने रेगुलर फोन के अलावा एक और सीक्रेट फोन भी यूज किया था ताकि वो कुछ लोगों से हिडन कांटेक्ट मेंटेन कर सके। ये डिटेल पुलिस के लिए बहुत ज्यादा डिमांडिंग थी और इससे फायदा भी बहुत हुआ। और इसके बाद पुलिस ने ऑफिशियली जेनिफर को अरेस्ट कर लिया था 22 नवंबर को। और अब जेनिफर अपने थर्ड मेजर इंटरव्यू के लिए पुलिस कस्टडी में थी। और अगर देखा जाए तो पुलिस के पास अब तक इतने सारे एविडेंस जमा हो चुके थे जिससे वो ये प्रूफ कर सकते थे कि जेनिफर कहीं ना कहीं इन अटैक्स में इन्वॉल्व थी। पर सबसे अजीब बात ये हुई, जेनिफर को जब अरेस्ट किया गया तो उसने अपना पूरा स्टेटमेंट ही बदल दिया। उसका कहना था असल प्लान उसे खुद को मरवाने का था, ना कि उसके पेरेंट्स को। लेकिन डिटेक्टिव्स को इस स्टोरी में कोई लॉजिक नहीं दिख रहा था, क्योंकि अगर टारगेट जेनिफर थी तो अटैकर्स ने डायरेक्टली उसके पेरेंट्स को बेसमेंट में ले जाकर
शूट क्यों किया और जेनिफर को ऑलमोस्ट इतनी सी चोट भी नहीं लगी। और पुलिस का मानना था कि अब जेनिफर अपनी इन्वॉल्वमेंट को छुपाने की कोशिश कर रही थी इस पॉइंट पर। और कुछ महीनों के अंदर अंदर बाकी सस्पेक्ट्स भी अरेस्ट हो गए थे। डेविड मल्वागानम को नॉर्थ यॉर्क के जेन फिंच मॉल से अरेस्ट किया गया। एरिक कर्टी को करेक्शनल फैसिलिटी से अरेस्ट किया गया। डैनियल वोंग को उसके वर्क प्लेस से और क्रॉफर्ड भी पुलिस कस्टडी में आ गया था। और पुलिस अभी तक बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि एक क्वाइट, एजुकेटेड और सॉफ्ट स्पोकन लड़की अपने ही पेरेंट्स का कत्ल करने की प्लानिंग कर सकती है। लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स के लिए सबसे डिस्टर्बिंग चीज अभी भी जेनिफर की हिडन ट्रबल्ड लाइफ थी। उन्हें लग रहा था इस पूरे क्राइम का असली मोटिव सिर्फ मनी नहीं हो सकता। और जब पुलिस ने जेनिफर का पास्ट डीपली एनालाइज किया तो उन्हें समझ आया कि ये स्टोरी मर्डर से बहुत पहले ही स्टार्ट हो चुकी थी। जेनिफर के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे और वो जेनिफर को बिल्कुल एक परफेक्ट डॉटर के तौर पर देखते थे। लेकिन जेनिफर इतनी अच्छी नहीं थी स्टडी में भी और चीज़ों में भी। और इसी वजह से जेनिफर बहुत प्रेशर फील करती थी और इसी चक्कर में वो अपने पेरेंट्स से झूठ बोलने लगी थी। जेनिफर ने 12th ग्रेड तक फेक रिपोर्ट कार्ड बनाकर अपने पेरेंट्स को ये शो किया कि वो बहुत अच्छा पढ़ती है और इसी वजह ने उसके पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई कर दी थी। और जब उसका एडमिशन कैंसिल हुआ यूनिवर्सिटी से उसके गंदे ग्रेड्स की वजह से, तो उसने ये बात भी अपने पेरेंट्स से छुपाई। जेनिफर रोज यूनिवर्सिटी के लिए निकलती लेकिन अपना सारा टाइम कैफेज में स्पेंड करती थी और पार्ट टाइम जॉब्स करती थी। उसने फेक नोट्स और फेक स्टोरीज के थ्रू अपनी एक पूरी फेक लाइफ क्रिएट कर ली थी। और इस दौरान वो सीक्रेटली डैनियल वोंग के साथ कांटेक्ट में थी जिसे उसके पेरेंट्स बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। और जब जेनिफर का झूठ एक्सपोज हुआ तो उसके पेरेंट्स ने उस पर और ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। और अकॉर्डिंग टू पुलिस इस पॉइंट पर जेनिफर मेंटली बहुत प्रेशर फील कर रही थी और इसी पॉइंट पर उसने अपने पेरेंट्स को अपनी लाइफ से रिमूव करने का सोचा था। और बाद में इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को ये भी पता चला था कि जेनिफर ने पहले भी कुछ लोगों से अपने फादर को मरवाने की बात की थी और इन्होंने जेनिफर के एक स्कूल फ्रेंड के थ्रू एक आदमी से बात भी की थी इस टॉपिक पर उसने वो क्राइम करने से मना कर दिया था। जेनिफर और डैनियल ये सोचते थे कि अगर जेनिफर के पेरेंट्स मर जाते हैं या उनकी डेथ हो जाती है तो जेनिफर को एक तो पैसा भी बहुत सारा मिल जाएगा और दूसरा वो बिल्कुल फ्री हो जाएगी। और फिर जेनिफर और डैनियल ने मिलकर इस पूरे क्राइम की प्लानिंग की। और ट्रायल के दौरान जेनिफर की पास्ट लाइफ को भी सामने रखा गया था जिसमें बहुत सारे लोग बिलीव करते थे कि जेनिफर के साथ भी बहुत गलत हुआ है क्योंकि उसकी पास्ट लाइफ बहुत ट्रबल्ड थी और उसके पेरेंट्स ने उस पर बहुत सख्ती की हुई थी। लेकिन कोर्ट ने जेनिफर पेन और दूसरे इन्वॉल्व लोगों को गिल्टी डिक्लेयर किया और उन्हें लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई। और ये केस कनाडा की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा शॉकिंग ट्रू क्राइम केस बन गया। और सबसे अच्छी बात ये थी कि इस केस में इन्वेस्टिगेशन बहुत अच्छी की गई थी। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अपना ओपिनियन ज़रूर बताना इस केस को लेकर और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।